सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट साइबर क्राइम और हमारा आईटी एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वीआईपी एक्ट्स जो हमारे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये वाला पोर्शन हमारा होता है साइबर क्राइम, वीआईपी एक्ट्स और आईटी एक्ट, वो कंप्लीट कर देंगे हम इस वीडियो के अंदर। इसमें मैं आपके लिए सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो थ्योरी पहले समझना है, फिर क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, हम चलते हैं हमारी थ्योरी किस तरीके से होने वाली साइबर क्राइम की, तो वो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे। तो देखो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, हर चीज़ में पहले से लिख के लेके आया हूँ जिससे कि आपका फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। क्या लिखा हुआ है कि हमारा साइबर क्राइम वाला जो हमारा होता है, साइबर क्राइम या बोलते साइबर अपराध वाला हमारा जो अधिनियम है, तो यह अधिनियम भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने का प्राथमिक कानूनी ढांचा है। इसका मतलब ये है कि जो साइबर अपराध होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ही हमारा बनाया गया है साइबर क्राइम वाला अधिनियम। और ये कब लागू हुआ है? इसे 17 अक्टूबर सन 2000 को पूरे देश में लागू किया गया था। तो ये जो चीज़ आपको दिख रही है 17 अक्टूबर सन 2000, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि साइबर क्राइम का हमारा अधिनियम जो होता है वो पूरे देश में कब लागू किया गया था। वैसे इसके अंदर बहुत सारी धाराएं होती हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोलूँ तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वो लेके यहाँ पे आया हूँ। पढ़ने को बहुत सारी हैं, बट हमें पढ़नी वो हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी या फिर एग्जाम में जो आती रही हैं। तो हमारी पहली धारा में याद करनी है, जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे लिखी है, धारा 43 नंबर। तो वो किस तरीके से है समझाता हूँ मैं आपको। धारा 43 जो है वो हमारी होती है कि कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। किस तरीके से? देखो, यदि कोई व्यक्ति बिना स्वामी की अनुमति के किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क से डेटा डाउनलोड करता है, वायरस फैलाता है या सिस्टम को डैमेज करता है, तो उसे पीड़ित को वित्तीय मुआवजा देना होगा। इसका मतलब किस तरीके से समझाता हूँ मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल, आपका कोई कंप्यूटर या कोई सिस्टम है, आप उसको यूज़ करते हो बहुत टाइम से, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाली हुई है आपने, ठीक है। वही कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे जेलस होता है या फिर आपके अगेंस्ट में रहता है हमेशा, तो उसे आपका सिस्टम मिल चुका है, तो वो उसके अंदर या तो वायरस डाल दे, सिस्टम में कोई चीज़ डाउनलोड कर दे जो आपके काम की नहीं हो, फिर आपके सिस्टम को डैमेज पहुंचाए। उसके लिए आप धारा 43 का यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका जो फ्रेंड होगा वो आपको वित्तीय मुआवजा देगा। मतलब कि आपको कुछ पैसा हमारा होता है वो आपको देगा अगर वो आपका ऐसा कुछ काम कर देता है तो। ठीक है, आपके सिस्टम के साथ में। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगी आपको धारा 43 के बारे में। हमारी नेक्स्ट धारा जो आपको याद रखनी है, जो हमारी है धारा 65। वो किस तरीके से है सुनो। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़। किस तरीके से? कंप्यूटर के मूल कोड या सोर्स कोड को जानबूझकर छुपाना, नष्ट करना या उसमें बदलाव करना कानूनी अपराध है। इसके तहत 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी हुई है और आपने उसका नाम रखा हुआ है कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपने नाम रखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट 1, और आपका कोई फ्रेंड है वो सोच रहा है कि भाई इसको चेंज कर, इसका नाम चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप उस फाइल को अपने कंप्यूटर में ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो उसने इसका नाम रख दिया है verify.pdf, और आप जब सर्च करने जाओगे अपनी फाइल को, आप सर्च करोगे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, बट वो सेव इस नाम से हो गई है, ठीक है, उसने रीनेम कर दिया है, तो आपको वो फाइल मिलेगी ही नहीं। तो इस तरीके से जो बड़ी लेवल पर चीज़ें होती हैं वो हमारी आती हैं धारा 65 के अंदर। मैं आपको समझा रहा हूँ ईजी लैंग्वेज में करके, जिससे कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है आप उससे इसको रिलेट कर पाओ। तो ये जो चीज़ें होती हैं बड़े लेवल पर होती, तभी चीज़ें लागू की जाती हैं। इसमें जो सज़ा मिलती है वो मिलती है 3 साल की सज़ा मिलती है आपकी जेल की, या फिर 2 लाख रुपए का जुर्माना। तो हो सकता है कि दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, 3 साल जेल भी हो सकती है, साथ में 2 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, और अगली इंपॉर्टेंट धारा जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, जो कि है धारा 66। ये किस लिए है? यदि धारा 43 में उल्लेखित कोई भी काम बेईमानी, धोखाधड़ी या कपटपूर्ण इरादे से किया जाता है तो इसमें 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 43 धारा कौन सी थी? ये वाली बताया था मैंने आपको, कि आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसी के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी काम बेईमानी, धोखाधड़ी या कपटपूर्ण इरादे से किया जाता है तो उसके लिए आपको 3 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है धारा 66 के तहत। ठीक है, हमारा धारा 66C हमारी क्या दे रखी है, हमारे सेक्शन इसके अंदर दे रखे होते हैं, तो वो हमारा क्या है पढ़ लेते हैं। धारा 66C के अंदर से बोला गया है, किसी अन्य व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर, पासवर्ड, बायोमेट्रिक या अन्य विशिष्ट पहचान चिन्हों को दुर्भावनापूर्ण उपयोग करना, इसके तहत 3 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना तय है। 66D में आपको दे रखा है यहाँ पे,
ये क्या है कि भेस बदलकर धोखा देना, चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करके किसी और का रूप धारण करना, जैसे सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर वित्तीय ठगी करना। इसके लिए 3 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना निर्धारित है। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे, जिस पे आपको दिख रहा है कि ये तो मेरा फ्रेंड की आईडी, मेरा फ्रेंड का नाम है और मेरी फ्रेंड की फ़ोटो है। वो आपसे बोलता है भाई मैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे इतना रुपये भेज दे जल्दी से, मैं अपना इलाज करवाऊंगा। और आप सोचते हो तो भाई मेरे फ्रेंड की आईडी है, फ़ोटोज़ भी उसकी हैं, और कोई इस तरीके से करवा के आपसे पैसे हड़प लेता है, तो आप धारा 66D के तहत उसके ऊपर लगा सकते हो 3 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लग सकता है। ये हमारा बिल्कुल कानून अपराध है, ठीक है। फिर हमारा धारा आती 66E, इसमें दे रखा है हमारा, किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों या एकांत क्षणों की तस्वीर खींचना, उसे इंटरनेट पर प्रकाशित करना। इसके तहत 3 साल की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपना प्राइवेट स्पेस एंजॉय कर रहा है, बट आप उन चीज़ों का वीडियोस बना के अपलोड कर सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए अगर वो पर्सन चाहे तो आपके ऊपर लगा सकता है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एक्ट, धारा 66E के तहत। इसके तहत आपको हो सकती है 3 साल की जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। ये चीज़ें होती है। वैसे फॉर एग्जांपल, हमारे परमार सर हैं, वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, बट कोई अगर समझ जाए कि ये परमार सर हैं और वो उनको रिकॉर्डिंग करके डाल दे भाई ये हमारे परमार सर हैं, तो वो अगर चाहें तो उसके खिलाफ बिल्कुल लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने आपको इतनी तरीके समझा दिया है कि 66E के अंदर क्या दे रखा है, उसे हम बोलते हैं वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। फिर हमारा आता है धारा 66F के अंदर क्या दे रखा है वो सुन लो। धारा 66F आपसे बोल रहा है कि साइबर आतंकवाद, जिसे बोलते हैं साइबर टेररिज्म, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क पर हमला करना या प्रतिबंधित व गुप्त डाटा चुराना। इसके तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। समझ रहे हो कि जो चीज़ देश के खिलाफ हो रही है, जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, उसके लिए जो ये काम करेगा भाई उसको मिलेगी आजीवन कारावास की सजा। समझ रहे हो? 66F के तहत। धारा 67 जो हमारा होता है अश्लील सामग्री, पढ़ सकते हो, पढ़ना जरूरी है क्योंकि सभी लोग भाई ऑलरेडी मैच्योर हैं, सब समझते हैं चीज़ें किस तरीके से बात कर रहा हूँ मैं, तो वो आपको समझनी चाहिए। देखो तो इसके अंदर क्या दे रखा होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी प्रकार की अश्लील या कामोत्तेजक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करना। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल जेल, 5 लाख जुर्माना। दूसरी बार में 5 साल जेल, 10 लाख का जुर्माना। जो हमारा केस सामने आया था, अगर आपको याद हो तो हमारी वो कौन सी हीरोइन है बॉलीवुड की, उसके हस्बैंड ने वो चीज़ें करी थी, आपको अगर याद होगा, जो इसी के तहत ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो भाई कमेंट करना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर उसका नाम लेके फालतू में कुछ चीज़ें नहीं करना चाहता, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं आगे। हमारी फिर लास्ट धारा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, जो आपको दिख रही है, धारा 69A हमारी होती है वेबसाइट ब्लॉक करने का अधिकार। इसके तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को ध्यान में रखते हुए किसी भी कंप्यूटर संसाधन वेबसाइट को ब्लॉक करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी, हमारी गवर्नमेंट ने उनकी वेबसाइट जो बनाई थी उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया से, उसकी वेबसाइट को ब्लॉक किया है, उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया है। किस लिए, किस तहत पे उनकी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है कि इस तरीके से कि वो हमारी इंडिया के यूथ को बरगला रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं हमारी बीजेपी पार्टी के, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी के साथ भी चीज़ें हो सकती हैं, कोई इसके लिए कोर्ट में नहीं जा पाएगा। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के से रिलेटेड हैं, तो बिल्कुल आपके कोई भी काम चल ही नहीं पाएगा सोशल मीडिया के ऊपर, उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम बात करते हैं आगे, ठीक है। जो हमारे इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने को बहुत सारा है बट मैं पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है। तो हमारा अगला टॉपिक हो जाता है प्रमुख साइबर शब्दावली, जो एग्जाम में 100% आती ही आती हैं, फिशिंग, स्पूफिंग और रैंसमवेयर। आपको पढ़ना है इसके बारे में, आपने सुना खूब होगा, समझ में आपको नहीं आ रहा होगा कि किस लिए यूज़ करते हैं इनको, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। आपका जो पहला वर्ड है जो कि है फिशिंग, उपयोगकर्ता को फर्जी और प्रामाणिक दिखाने वाले बैंक लिंक या ईमेल भेजकर उनके गोपनीय क्रेडेंशियल्स जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराना। फॉर एग्जांपल, जो हमारे स्कैम्स वगैरह होते हैं कि मैं बताओ भाई ओटीपी बता दो बैंक से आया है, फिर आपका पूरा पैसा चला जाता है, उसे हम बोलते हैं फिशिंग, के अंदर हमारा वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पूफिंग, अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर किसी विश्वसनीय स्रोत
का मुखौटा पहनना ताकि लक्षित यूज़र आसानी से झांसे में आ सके। आपके सामने मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके सामने धोखाधड़ी होती है, आपके पास डायरेक्ट एक वीडियो कॉल आता है, सामने देखना कोई एक बैठा होगा जिसने पहन रखी होगी किसी न किसी पुलिस की यूनिफॉर्म, हो सकता है कोई इंस्पेक्टर बैठा हो सकता है कोई आईपीएस बैठा हो, कुछ भी हो सकता है। बट वो हमारे फ्रॉड होते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे भाई इस थाने से बात कर रहा हूँ और आपने ये चीज़ें सोशल मीडिया पे करी हैं, हमारे पास उसका प्रूफ है, वीडियोस हैं, अगर आप चाहते हो को डिलीट कर दें तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको इतना पैसा भेजना हमारे पास तो हम वो वाली वीडियोस वगैरह वहाँ से हटवा देंगे सोशल मीडिया से। ऐसे किसी ने कोई काम किया भी होता है पास्ट में, उसे लगता है कि हाँ ये उसकी बात कर रहा है तो पैसे डाल भी देता है। इस तरीके से उनका फ्रॉड हो जाता है। वो सोचता है कि ये पुलिस वाला रियल है बट वो फेक होता है। तो इसको हम लेते हैं हमारा स्पूफिंग के अंदर। समझ गया होगा या फिशिंग स्पूफिंग क्या है, मैंने समझा दिया आपको बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर। हमारा लास्ट में और इम्पोर्टेंट है जो कि हमारा है रैंसमवेयर। ये किस तरीके से है, यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो लक्षित कंप्यूटर सिस्टम या फाइलों को पूरी तरह से लॉक कर देता है और उन्हें दोबारा खोलने के बदले में मोटी रकम या फिरौती मांगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ़ोन में पड़ा है आपका कोई बैंक अकाउंट का कोई डिटेल्स पड़ी हैं, ठीक है, और किसी और को पता है कि आपके पास कोई ऐसी डिटेल है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ऐसे ऐसे उस अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और उसे ये पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो आपकी इस फाइल पे लगा देगा एक लॉक, जिससे कि आप उस फाइल को नहीं खोल पाओगे। अगर फिर आप बोलोगे भाई मैं खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, तो आपके पास कॉल आ सकता है, मेल आ सकता है कि अगर आप उस फाइल को खोलना चाहते हो तो आपको इतना पैसा मुझे देना है, बताऊंगा कैसे खोलना है, मेरे पास उस फाइल का पूरा एक्सेस मेरे पास है, बताओ भाई खुलवाना है तो इतना पैसा मेरे पास भेज दो, या फिरौती मांगते हैं उस तरीके से। इसे हम बोलते हैं हमारा रैंसमवेयर। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैंने तीनों समझा दी हैं आपको इजी लैंग्वेज के अंदर, आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत साइबर अपराधों की तुरंत जांच और रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष साइबर क्राइम विंग कार्यरत है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा सभी प्रमुख परिक्षेत्रों में क्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने स्थापित किए गए हैं। इसका मतलब ये बोल रहे हैं जो हमारे साइबर फ्रॉड होते रहते हैं उनकी निगरानी के लिए बनाया गया है एक साइबर क्राइम विंग, जिसका मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा जो साइबर क्राइम और आईटी एक्ट का हमारा टॉपिक जो होता है वो हमने यहाँ खत्म कर लिया है। हमारा पार्ट 2 हमारा कौन सा है वो देखते हैं। हमारा पार्ट 2 जो है वो हमारा हो जाता है वीआईपी एक्ट के बारे में। तो वो किस तरीके से है हम वो पढ़ लेते हैं, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो फर्स्ट वीआईपी एक्ट हमारा होता है, जो हमारा होता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स, इसे हम बोलते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये कब आया, किस लिए आया, ऐसे किसका जो हमारा मैन होता है उसको कौन नियुक्त करता है, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। समझाता हूँ मैं आपको तरीके से। हमारा जो ह्यूमन राइट का एक्ट हमारा आया था वो हमारा लागू हुआ है 28 सितंबर 1993 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, चीज़ें कैसे काम करती है वो आपको समझाता हूँ मैं। इसमें हमारा आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका मुख्यालय जो हमारा है वो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, इसका मतलब कि इसके मेंबर बहुत सारे लोग होते हैं। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि रिटायर्ड हमारे जो न्यायाधीश होते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे व्यक्ति ही बन सकते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन इसकी यही हो जाती है, तो ये समझ गए होगे आप। फिर हमारा होता है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है, इसमें लोग कैसे किस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होती है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स में नियुक्तियाँ। इसमें हमारे टोटल 6 सदस्य की समिति होती है, जो हमारा नियुक्त करता है राष्ट्रपति होता है, और हमारे जो 6 सदस्य की समिति होती है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं हमारे स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा होता है राज्य का मानवाधिकार। हमने पढ़ा भी राष्ट्रीय वाला, राज्य का हमारा किस तरीके से वो पढ़ लेते हैं। राज्यों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की त्वरित जाँच करता है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन इसके तहत किया गया है। इसका कार्यालय लखनऊ में है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होगे आप। तो देखो भाई, हमारा अगला हमारा एक्ट आता है जो हमारा जिसे हम बोलते हैं आरटीआई एक्ट, जिसे हम बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यह कानून संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया। पूर्ण रूप से पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ है हमारा आरटीआई एक्ट। अब जैसे आपने अगर आरटीआई लगाई तो उसका जवाब कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कोई जवाब नहीं देता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलती है, वो हर चीज़ सुन लो आप। ठीक है, किस तरीके से बताऊंगा वो हर चीज़ आपको डिटेल में क्लियर करता हूँ मैं। देखो, हमारी समय सीमा इसकी होती है, वो हमारी होती है कि सामान्य परिस्थितियों में लोक सूचना अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं पीआईओ, को आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मांगी हुई सूचना उपलब्ध करानी होती है। यदि मांगी हुई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है
तो उसे 48 घंटों के अंदर ही देना अनिवार्य होता है। समझ गए होगे आप, कि अगर नॉर्मल चीज़ है तो बता देंगे 30 दिनों के अंदर उनको अप्लाई करना ही पड़ेगा, जिससे आप पूछोगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो किसी से इंडिविजुअल रिलेटेड है और वह पूछ रहा है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा इनको 48 घंटे के अंदर। अगर ये इस टाइमलाइन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो इनको दंड मिलता है। किस तरीके से है, यदि कोई अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के सूचना देने में देरी करता है या टाल मटोल करता है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गया होगा कि आरटीआई एक्ट हमारा होता है वो किस लिए होता है या कब लागू हुआ। नेक्स्ट हमारा दे रखा है अपवाद, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन, क्योंकि ना देश के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफेंस के रिलेटेड होती हैं, जो हम लोग नहीं जान सकते या जानकर भी क्या ही करेंगे। तो हम लोग जानना चाहेंगे भी नहीं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश की बातें बाहर पहुंचा सकते हैं, तो उन लोगों को इससे बाहर रखा गया है हमारा आरटीआई एक्ट के थ्रू। तो देश की संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, आईबी और हमारा ईडी इस अधिनियम के दायरे से बाहर है, बशर्ते मामला सीधा तौर पर भ्रष्टाचार या मानवाधिकारों के खिलाफ उल्लंघन से ना जुड़ा हो। अगर सरकार ही खुद बोलती है कि ये चीज़ों का सामने आ रहा है, तो भाई हो सकता है कि इनसे भी आरटीआई एक्ट लगा दिया जाए, बट नॉर्मल आदमी इसके ऊपर आरटीआई एक्ट नहीं लगा सकता, जो कि हमारा रॉ, आईबी और ईडी है धारा 24 के तहत आरटीआई एक्ट के बाहर रहती हैं, तो इन पर हम आरटीआई एक्ट नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारा जो एक्ट हमारा आता है, जो आपको दिख रहा है, जो कि है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट। तो इसको हमारा जो लागू हुआ वो हमारा लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज के शोषित और वंचित वर्गों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और अपमान को रोकना तथा उन्हें त्वरित कानूनी न्याय प्रदान करना, ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की विवेचना जांच केवल पुलिस अधीक्षक, इसे हम बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, या उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। इससे नीचे की रैंक के अधिकारी की जांच को अधिकार नहीं होता है। इसके मुकदमा के लिए विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। अगर कोई एक्ट लगाता है हमारा SC/ST एक्ट लगा देता है, तो जो एक्ट की नॉलेज हमारी जो भी होती है, पढ़ना कि मामला किस तरीके से है, क्या है, उसकी पूरी निगरानी हमारा डीएसपी करता है, या बोले तो कि उससे ऊपर वाले लेवल के करते हैं। उससे नीचे लेवल का जो होता है, जो भी जांच करेगा उसको बिल्कुल माना ही नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया कि कौन इसकी जांच कर सकता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमारा होता है डीएसपी, या उससे ऊपर की रैंक वाले लोग कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पॉक्सो एक्ट, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, आपको दिख ही रहा है जो किस तरीके से है। इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसे बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम हमारा लागू हुआ था 14 नवंबर 2012 में, बाल दिवस के पावन अवसर पर। हमारा जो बाल दिवस होता है हमारा होता है 14 नवंबर को, उसी दिन ये लागू किया गया था। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो भाई, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अपराधों से कड़ा संरक्षण प्रदान करना। यह कानून पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि लड़का लड़की दोनों हो, दोनों के लिए समान रूप से लागू किया जाता है। ठीक है, हमारा जो होता है पॉक्सो एक्ट जो हमारा बच्चों के लिए होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा मोटर व्हीकल एक्ट, जिसे हम बोलते हैं मोटर वाहन अधिनियम। ये हमारा लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 के अंदर। इसमें हमारा किस तरीके से क्या है, तो बिना हेलमेट अगर आप वाहन चलाते हो, हेलमेट कहाँ लगाते हो, बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए, ऐसा तो है नहीं गाड़ी चलाते टाइम आप हेलमेट लगाओगे, तो हर चीज़ का नियम होता है। अगर आप बिना हेलमेट के वाहन चलाते हो, जुर्माना कितना क्या है वो सुनो भाई। तो भाई जुर्माना है 1,000 रुपये जुर्माना, और 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस का सस्पेंड कर दिया जाता है। समझ रहे हो, इस तरीके से हमारा होता है बिना हेलमेट के चलने का जुर्माना। तो नेक्स्ट हमारा जो नियम आता है हमारा मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर, जो हमारा है शराब पीकर गाड़ी चलाना, तो वो उसमें हमारा किस तरीके होता है, पहली बार में 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, या 6 महीने की जेल हो सकती है। आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता ना देने पे आपको लग सकता है 10,000 रुपये तक का भारी दंड। तो ये हमारा होता है मोटर व्हीकल एक्ट्स। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने क्लियर कर दिए हैं। पढ़ने को बहुत सारा पढ़ने को है, बट हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना पूरा किया है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारे कुछ अधिनियम जो लागू हुए हैं, किस तरीके से क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आपने याद कर रखे होंगे।
तो हमारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हमारा लागू हुआ है 1972 के अंदर। जो डेट है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, आप इसको याद कर सकते हो। वैसे आप अगर सन याद कर लोगे तो सन भी काफ़ी रहेंगी इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे बोलते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हमारा लागू हुआ 1986 के अंदर। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंदर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर लागू हुआ है हमारा। सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट हमारा लागू हुआ 2005 के अंदर। नेक्स्ट हमारा होता है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू हुआ 2005 के अंदर। फिर हमारा आता है पॉक्सो एक्ट हमारा 2012 के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, लागू हुआ 2019 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ अधिनियम थे जो मैंने आपको याद करा दिए हैं। अब मैं लेके आया कुछ क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने हैं और उनका आंसर करना है। जो मैंने पढ़ाया आपको ना, हर एक क्वेश्चन उसी के बेस पे बनाया गया है, ठीक है। तो भाई देखो, पढ़ो और उसका आंसर करो। पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम 2000 के तहत साइबर आतंकवाद, से बोलते हैं साइबर टेररिज्म के लिए क्या सजा दे रखी है। बताओ, साइबर टेररिज्म यानी कि देश से जुड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़े लेवल पर हैं। मैंने आपको अभी पढ़ाया था ये वाला, आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं। 3 साल की जेल या 5 लाख का जुर्माना, 7 साल का कठोर कारावास या आजीवन कारावास या 10 साल की जेल। मैंने पढ़ाया था आपको, अगर हमारा देश का कुछ होगा तो बड़ी सज़ा हो सकती है। तो साइबर टेररिज्म जो हमारा होता है इसके लिए आपको मिलता है आजीवन कारावास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। किस तरीके से क्या है पढ़ ले। तो यहाँ पे भाई देखो, हमारी जो व्याख्या दे रखी है वो पढ़ सकते हो आप, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं वो नहीं चाहता वीडियो बड़ा हो, तो पढ़ लेना आप। हमारा क्वेश्चन 2 क्या है वो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन 2 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है। मैंने आपको भी पढ़ाया था, बताओ अध्यक्ष कौन होता है समिति का। तो वो हमारे होते हैं खुद प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, वो होते हैं इस समिति के अध्यक्ष। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसकी व्याख्या पढ़ सकते हो। और व्याख्या भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है व्याख्या से बन जाए, ठीक। क्वेश्चन 3 हमारा क्या किस तरीके से है वो पढ़ लो भाई। मैं क्वेश्चन इस तरीके से लेके आया हूँ कि जैसे जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, वो चीज़ें आपको याद हुई या नहीं हुई हैं, या फिर मेरा पढ़ाना सफल हुआ या फिर नहीं हुआ। तो भाई ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन 3 आपको जो लिखा हुआ है कि आरटीआई एक्ट, जैसे बोलते हैं सूचना का अधिकार 2005 के तहत यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित हो तो उसे कितने समय के भीतर देना है, बारे में बताया था। किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है तो हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 48 घंटे के अंदर। अगर नॉर्मल है तो टाइम होता है 30 दिन का। अगर कोई इंडिविजुअल पूछ रहा है, उसके लाइफ के रिगार्डिंग है, तो 48 घंटे का टाइम मिलता है जवाब देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हम वो पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन 4 है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की जांच किस न्यूनतम रैंक का पुलिसअधिकारी कर सकता है। मैं आपको बताया था। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जिसे हम बोलते हैं डीएसपी या सीओ, वही कर सकता है। ऐसे नहीं कि जांच मानी ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैंने आपको इसे पढ़ाया है इजी तरीके से, तो आप क्वेश्चंस भी कर पा रहे होगे, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया, इसका व्याख्या वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन 5, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंतर्गत साइबर अपराधों की त्वरित जांच और रोकथाम के लिए गठित विशेष साइबर क्राइम विंग का मुख्यालय कहाँ पर है। बताओ, यूपी का है, बताया था मैंने। कहाँ पर होगा हमारा, लखनऊ के अंदर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता है। व्याख्या दे रखी है, पढ़ लो। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। जब कोई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों को लॉक कर देता है और उन्हें दोबारा खोलने के बदले मोटी रकम मांगता है, उसे क्या कहा जाता है। मैंने बताया था अभी आपको, तो इसे ही कहा जाता है हमारा रैनसमवेयर। ऑप्शन सी इसका आंसर सही हो जाता है। तो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, तो भाई क्वेश्चन बताओ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उम्मीद कर रहा हूँ कर पा रहे होगे आप, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आ जाता है, वो किस बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे पूछ रहा है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताओ भैया, पॉक्सो एक्ट किससे रिलेटेड था, बच्चों से रिलेटेड था हमारा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। पढ़ो भाई, यह कानून पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है और 18 वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चों पर लागू होता है। मैंने बताया था आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन को उस तरीके से बनाया जैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, क्वेश्चन आएंगे तो। हमारा क्वेश्चन 8 आपसे पूछ रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यदि कोई चालक आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को रास्ता नहीं देता है तो उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1000, 2000, 5000, 10,000। तो इसका आपका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, लिखा है 10,000 रुपये हमारा होता है जुर्माना। मैंने आपको अभी पढ़ाया था ऊपर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 9 आपसे पूछा गया है, जो कि है कि आईटी अधिनियम की किस धारा के तहत किसी अन्य व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर
पासवर्ड या बायोमेट्रिक या दुर्भावनापूर्ण उपयोग करने पर पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट का अपराध माना जाता है। बताओ कौन सी धारा के अंदर आता है? धारा 65, 66C, 66D, 66E। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, बोलते हैं धारा 66। मैंने आपको अभी पढ़ाया था ऊपर, आपको अगर याद होगा तो कर पाओगे, नहीं याद है दोबारा क्लास देख लो, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर क्वेश्चन लगाना ये वाले। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि है निम्नलिखित अधिनियमों को उनके पूर्ण प्रभावी होने की तिथियों का कौन सा मिलान सही है? बताओ भाई, आपको मैंने अभी पढ़ाया था चार्ट एक, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। मैं बताया था चार्ट आपको, यहाँ पे ये वाला चार्ट मैंने दिखाया था अभी आपको, हर एक क्वेश्चन उसी में से पूछा गया। लास्ट वाला क्वेश्चन 10 जो है, ये वाला जो चार्ट दिखाया था, सारा क्वेश्चन उसी से है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से दे रखा है हमारा। तो हमारा जो पहला आपसे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, जो दे रखा है किस तरीके से है भाई, देखो आंसर ही खुल गया यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे दिख रखा है कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। आपको दिख ही रहा है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को हमारा लागू हुआ था। हमारा बस यही सही है, बाकी सारे गलत दे रखे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो क्लास इंपॉर्टेंट थी, हमारी टॉपिक था साइबर क्राइम और हमारा आईटी और वीआईपी एक्ट के बारे में, तो वो कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने क्वेश्चंस कर पाए होंगे, जैसे मैंने बताया थोड़ी समझ में आपको आई होगी। क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर लो, हम आगे और क्लास इस तरीके से लेके आने वाले हैं। बाकी अब मिलेंगे किसी और क्लास के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।